अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मंसूर अली खान। नाज़रीन, आप सबको आज़ादी की डायमंड जुबली बहुत मुबारक हो। 1947 का पाकिस्तान कैसा था, ये सब हमने अपने दादा दादी या नाना नानी की ज़बानी सुना। 2022 का पाकिस्तान हम खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं और आज का पाकिस्तान कायद-ए-आज़म के ख्वाबों का पाकिस्तान ना सही, लेकिन ये 1947 से बहुत तरक्की याफ्ता और अच्छी हालत में है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर तालीम, सेहत और साइंसी तरक्की तक, इदारों के क़याम और उनकी कामयाबियों से लेकर एटमी क़ुव्वत के हसूल तक बहुत कुछ अच्छा भी है और काबिल फ़ख्र भी। मुनफरिद जोग्राफिया, हसीन तरीन सयाहती मकामात, ज़रख़ेज़ ज़मीन, लजीज फल, दिलकश सकाफ़त, जिंदा दिल लोग, बासलाहियत और बाशऊर नौजवान नस्ल, ये सब चीज़ें मेरे वतन का असली तारुफ हैं। नाज़रीन, इन 75 बरसों में हमने बहुत से संगे मील अबूर किए हैं। हर हवाले से हम एक जिंदा कौम और तरक्की पजीर मुल्क हैं जिसके सामने एक रोशन मुस्तकबिल है। सबसे बड़ी बात यह कि वतन से मोहब्बत का जज्बा 22 करोड़ लोगों के दिल में मौजूद है। 75 बरस कैसे गुजरे, आइंदा 75 बरस कैसे होने चाहिए, पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता और खुशहाल मुल्क और मिसाली मुआशरा बनाने के लिए हमें कौन कौन से फौरी इकदामात करने होंगे, हमने आज के प्रोग्राम में इन सब सवालों का जवाब जानने की कोशिश की है। यही सवाल हम मुल्क की मुमताज़ शख्सियात से पूछते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उस्तादों के उस्ताद, मुल्क के सीनियर तरीन सहाफ़ी और सीनियर तजियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब, जिनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। उनके साथ मौजूद हैं मुल्क के मुमताज़ दानिश्वर और सीनियर सियासतदान, इंतहाई काबिल एहतराम मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। हमारे साथ मौजूद हैं हाई कोर्ट की साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल साहिबा, जिनके ख़ानदान और उनकी अपनी शख्सियत से हम सब बखूबी आगाह हैं। मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को नई जहत देने वाले सीनियर सहाफ़ी सैयद तलत हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उर्दू ज़बान के मकबूल तरीन कॉलम निगार और सीनियर एंकर पर्सन जावेद चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। इंतहाई मकबूल और साहिब तर्ज कॉलम निगार और सीनियर तजियाकार हसन निसार साहब भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं। अखबार उमूर के हवाले से मुल्क का सबसे बड़ा नाम और सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी साहब भी हमारे साथ हैं। मारूफ दानिश्वर, कॉलम निगार, एंकर पर्सन और सीनियर तजियाकार ओरिया मकबूल जान भी हमारे साथ मौजूद हैं। पोलराइजेशन के इस दौर में अपनी मुतदिल राय के लिए मारूफ सीनियर एंकर पर्सन मुनीफ फारूक साहब भी हमारे प्रोग्राम में आज मौजूद हैं और अपने दिलचस्प तबसरों और तजियों के लिए मशहूर सीनियर तजियाकार इरशाद भट्टी साहब भी आज इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। आप सबको बहुत बहुत सबसे पहले तो आज़ादी की मुबारक हो। इसके साथ साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल मुजीबुर रहमान शामी साहब से होगा। शामी साहब, अगर हम पिछले 75 साल को देखें तो जाहिर बात है पूरे पाकिस्तान में राय मुख्तलिफ पाई जाती है। कुछ लोग ये समझते हैं कि 75 साल बहुत अच्छे गुजरे और कुछ का ये कहना है कि हम वहाँ तक नहीं पहुँच सके जो कायद का विजन था। आप किस तरह देखते हैं पिछले 75 साल को? क्या हम ये पिछले 75 साल हमारे लिए काबिल फ़ख्र हैं या शर्मिंदगी का बायस हैं? देखिए, अगर हम गुज़श्ता 75 बरस पर नज़र डालें तो इसमें कई मकामात और लम्हात फ़ख्र के हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिन पे शर्मिंदगी होनी चाहिए। सबसे पहली फ़ख्र की बात तो ये है कि हमने पाकिस्तान हासिल किया और एक ऐसी बड़ी मुमलकत बनाई जिससे बड़ी मुमलकत आलम इस्लाम में पहले मौजूद नहीं थी। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ी फौज जो आलम इस्लाम में मुमताज़ है, पूरी दुनिया में मुमताज़ है, उसको हमने एस्टेब्लिश किया, उस्तवार किया। हमने अपने आप को मनवाया है खेलों के मैदान में भी, बैनुल-अक़वामी सियासत में भी। और आप देखिए कि एक जिद्दोजहद जो हमारी है, हमने अपने अफ़गान भाइयों का साथ दिया, सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ वो खड़े हो गए और एक तारीख़ी कामयाबी उन्होंने हासिल की। तो ये हमारी कामयाबियां हैं जिनकी बड़ी तवील फ़हरिस्त है। लेकिन फिर नाकामी भी है कि हम अपनी सियासत जो है उसको यकसा तौर पर चला नहीं सके। बार बार हमने तजर्बे किए हैं, मुख्तलिफ आइनी ढांचे हमने तैयार किए हैं, यहाँ टेक ओवर्स हुए हैं और वो पाकिस्तान जो कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान था वो कायम नहीं रह सका। आज बांग्लादेश हमसे अलग होकर एक अलग मुमलकत है
तो ये नाकामी भी है और माशी महाज पर भी आज हमें मुश्किलात दरपेश हैं। जितना बेहतर हम परफॉर्म कर सकते थे उतना कर नहीं सके, लेकिन बहरहाल ये एक आर्जी मामलात हैं। हमें सलाहियत भी है और सकत भी है कि हम आगे बढ़ें और अपने मसाइल पर काबू पा लें। ये बड़ी अच्छी बात आपने की, सलाहियत भी है और सकत भी है। मैं तलत साहब के पास जाना चाहूँगा। तलत साहब, जारी बात है ये स्ट्रगल जो है ये आज 75 साल के बाद भी जारी है, तगदौ जारी है, लेकिन कायद आज़म का जो पाकिस्तान था 1947 के अंदर वो उसके करीब भी नहीं है हम आज 75 साल के बाद। आप किस तरह देखते हैं पिछले 75 सालों को? मंसूर, ये तो आपने बड़ा ही मुश्किल सवाल कर दिया। देखें, फ़ख्र भी है और शर्मिंदगी भी है, उसका तवाज़न मैं तय नहीं कर सकता कि फ़ख्र ज़्यादा है शर्मिंदगी ज़्यादा है। मेरे ख्याल में डिसअपॉइंटमेंट का लफ्ज़ ज़्यादा बेहतर होगा। फ़ख्र की बात यह है कि हम बहसियत कौम अभी भी आज़ाद हैं। हम आज़ादी की फ़िज़ा में सांस लेते हैं। हम जब दूसरी अक़वाम की हालत देखते हैं, आप फ़लस्तीन को देख लें, आप मकबूजा कश्मीर के हालात देख लें, तो हम शुक्र करते हैं कि हमारे पास एक जगह मौजूद है जहाँ पर हम आज़ादी के साथ अपने मामलात चला सकते हैं। तो ये फ़ख्र की बात है, इन स्पाइट ऑफ आवर एक्शंस। अब यहाँ से डिसअपॉइंटमेंट जो है या शर्मिंदगी शुरू हो जाती है कि हमने अपने अवाम के साथ जो किया है वो बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को देखें तो सर जो है शर्म से झुक जाता है। आप चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट्स देखें, आप एजुकेशन के रेट्स देखें, आप इंसाफ फराहम करने की जो परसेंटेज है उसको देखें, आप ट्रैफिक का निज़ाम देखें, आप आबादी का फैलाव देखें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, आप जुल्म देखें, वो ज़ाब्ते देखें जिनसे हम जान नहीं छुड़ा पाए। तो शर्मिंदगी की बात यह है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया था, जिन लोगों ने पाकिस्तान के लिए सैकड़ों मील सफ़र करके अपना घर बार छोड़ के यहाँ पे आबाद हुए थे, और मेरे आबा व अजदाद उनमें से एक हैं। मेरे दादा जो थे वो पुलिस में थे, और जो जालंधर से काफ़िले आ रहे थे पाकिस्तान की तरफ, उसको वो एस्कॉर्ट कर रहे थे बतौर पुलिस पर्सन, और फिर सिखों के साथ उनकी झड़प हुई और वहाँ पर वो शहीद हो गए और वहीं पर रह गए, वो वापस नहीं आए। बाकी सारा ख़ानदान हमारा माइग्रेट करके आया। लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये काम किया, उन लोगों के लिए हमने कुछ नहीं किया। इससे बड़ी शर्मिंदगी मेरे ख्याल में इस महीने में जब हम आज़ाद हुए थे और नहीं हो सकती। अच्छा, तालिब साहब, ये जावेद चौधरी साहब भी जो है वो तारीख के ऊपर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। अपने कॉलम्स के अंदर भी अक्सर हमें ऐसे वाक़यात का वो ज़रूर तस्करा करते हैं, जिस तरह अभी आप ये वाक़या सुना रहे थे। जावेद चौधरी साहब, आपकी बड़ी गहरी नज़र है सर, ये आप किस तरह देख रहे हैं 75 साल जो गुजर चुके हैं? क्या खोया, क्या पाया, क्या काबिल फ़ख्र है या काबिल शर्मिंदगी है? क्या देखते हैं, किधर कोताहियाँ हुई हैं? कुछ अच्छाइयाँ पाकिस्तान में और ऐसी हैरान कुन अच्छाइयाँ हैं कि जिनको दुनिया मुस्रद नहीं कर सकती। मसलन पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है कि जैसे 75 बरसों में दुनिया के तमाम सिस्टम ट्राई किए हैं और हर सिस्टम जब ख़त्म हुआ है तो कोई बड़ा बहरान पैदा नहीं हुआ। मतलब पाकिस्तान का आगाज़ जो है वो आइन साज असम्बली से हुआ था। एक ऐसी असम्बली थी जो आइन बनाती थी, को उसका सिलसिला बहुत तवील हो गया था और उसे मुख्तसर वक्त में आइन बना लेना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं बना। उसके बाद आप देख लीजिए गवर्नर जनरल का सिस्टम रहा पाकिस्तान के अंदर, फिर सदाती निज़ाम आया पाकिस्तान के अंदर, फिर उसके बाद एक नेशनलिज्म सोशलिज्म भी आया पाकिस्तान के अंदर, वो भी दौर रहा। फिर इस्लामी एक रियासत भी बनाने की हमने कोशिश की, फिर 4 मार्शल भी पाकिस्तान के अंदर लगे, फिर पार्लिमानी सिस्टम भी पाकिस्तान के अंदर है, फिर इश्तराकियत भी पाकिस्तान के अंदर आई। तो अगर आप 75 साल की हिस्ट्री देखेंगे तो पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने तकरीबन सारे सिस्टम थोड़े थोड़े करके ट्राई किए हैं। अनफॉर्चुनेटली कोई सिस्टम का पाकिस्तान में कामयाब नहीं हो सका। इसको शायद हम अपनी नालायकी कह सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने 4 जंगें लड़ी और 4 जंगों में सर्वाइव भी पाकिस्तान ने किया। फिर एक डिज़ास्टर भी पाकिस्तान का हुआ, आधा हिस्सा पाकिस्तान का कट गया और दुनिया का ख्याल ये था कि अब ये क्योंकि पाकिस्तान छोटा रह गया तो शायद ये सर्वाइव नहीं कर सकेगा, लेकिन हमने इसके बावजूद सर्वाइव भी किया। इसके अलावा हम 3 बड़ी ताकतों के बिल्कुल दरमियान में, एक साइड पे चाइना है, एक साइड पे रशिया, एक साइड पे इंडिया है, लेकिन इन तीनों ताकतों के दरमियान रह के पाकिस्तान ने आज तक बरकरार भी रहा और हर किस्म के क्राइसिस से भी गुजरा। इसके साथ साथ आप ये भी देख लीजिए कि हम पाकिस्तान दुनिया की वाहिद इस्लामिक न्यूक्लियर पावर भी हैं। गो पावर्टी बहुत ज़्यादा, लेकिन इसके बावजूद हमने एटम बम भी बना लिया। तो ये सारी कुछ अचीवमेंट्स हैं, कुछ हमारी खामियां हैं,
कुछ हमारी कोताहियाँ हैं। तो आप ये समझें कि 75 बरसों में हमने अगर बहुत ज़्यादा अचीव नहीं किया तो बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं किया। लिहाजा एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें हम बैलेंस कह सकते हैं कि कुछ अच्छा कुछ बुरा। अच्छा, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब से मैं अगला सवाल करना चाहूँगा। मुशाहिद साहब, जावेद चौधरी साहब मुख्तलिफ सिस्टम्स की बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में हर किस्म का सिस्टम जो है वो हमने यहाँ पे देखा है। आपने भी ये तमाम सिस्टम्स देखे हैं, आपने मार्शल लॉ भी देखा, जमहूरियत भी देखी, आप तो मतलब सहाफ़त में रहे, उसके बाद सियासत के अंदर भी आ गए, तो आपने यहाँ पर भी मुख्तलिफ सिस्टम्स देखे हैं। आप सर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं पिछले 75 सालों के अंदर हमने सर क्या देखा है, हमने क्या काबिल फ़ख्र चीज़ है या नाकामियां हैं, किस तरह देखते हैं पिछले 75 साल को आप? थैंक यू मंसूर साहब। पहली बात तो ये है कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, कायद आज़म को सलाम करें, सलूट करें कि उनकी बदौलत हम एक आज़ाद मुल्क के आज़ाद बाशिंदे हैं। और आपने देख लिया जो हिंदुस्तान में हो रहा है इस वक्त। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान जब बना था, इट स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच। नामो निशान नहीं था पाकिस्तान का, मैप में नहीं था, मुल्क ही नहीं एग्जिस्ट करता था। उस मुल्क को बनाया गया, मुल्क को आगे लेके चले, और मेरे ख्याल में 75 साल में काफ़ी तरक्की की है हमने। आई वुड से द ग्लास इज़ हाफ फुल। मुल्क में खुशहाली आई है, मुल्क में तरक्की हुई है, पसमानदगी ख़त्म हुई है, लोगों में शऊर आया है, और पाकिस्तान ने साइंसी तरक्की की है, एटमी कुव्वत बन गया है। और मेरे ख्याल में बेशतर लोग, मसलन मैं समझता हूँ हमारी ज़िंदगी हमारे वालिदैन से बेहतर है क्वालिटी ऑफ लाइफ के हवाले से। तो कई चीज़ें बायस फ़ख्र हैं, लेकिन कई चीज़ें बायस शर्मिंदगी भी हैं। हमने अपने अवाम को लेट डाउन किया है। तालीम जो बुनियादी एक हक है, जो बुनियाद है तरक्की करने की, वो मुहैया नहीं किया कर सके हम। फिर हमारा मुल्क अपनी गलतियों की वजह से, सियासी चपकलिश की वजह से, तंग नजरी की वजह से, तासुब की वजह से दो लख्त भी हुआ। हालांकि बैरूनी हाथ भी उसमें शामिल था, लेकिन बुनियादी गलती हमारी अपनी थी। तो वो एक बहुत बड़ी बायस शर्मिंदगी है। फिर ये भी है कि हमारा सिस्टम में आप देखें सोशल मोबिलिटी और एक इंक्लूसिव सिस्टम बन गया है। फौज के ज़रिए, सिविल सर्विस के ज़रिए, जुडिशरी के ज़रिए। और मैं समझता हूँ कि हमारा एक तज़ाद ज़रूर है कि हम एक सॉफ्ट स्टेट हैं, कमज़ोर रियासत हैं, लेकिन वी आर अ स्ट्रॉन्ग सोसाइटी, माशरा मजबूत है। बड़ी 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 ज़बरदस्त बात की मुशाहिद साहब ने कि हम एक स्ट्रॉन्ग मुआशरा हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ होना बाकी। सलीम साफ़ी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, आपने ज़ाहिर बात है सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि अफ़गानिस्तान के हवाले से भी बड़ी आपकी गहरी निगाह है, और जियो पोलिटिकल सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान ने पिछले 75 साल में इस पूरे ख़ित्ते के अंदर बड़ा एक अहम रोल अदा किया है। आप किस तरह देख रहे हैं पिछले 75 साल को? क्या जो विज़न था उसके करीब हम पहुंच सके? क्या जो कुछ आज पाकिस्तान ने अचीव कर लिया है अभी तक काबिल फ़ख्र है, या आपके ख्याल में शर्मिंदगी है इसके अंदर? मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिस पे हम फ़ख्र कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं कि जो हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस है। मसलन पहले अगर मैं फ़ख्र की बात करूं तो इस वक्त पाकिस्तान बहरहाल अगर आप देखें तो पड़ोस में बहुत सारे ममालिक से आज़ादी इजहार के लिहाज से या सोशल डेवलपमेंट के लिहाज से हम उनसे बेहतर हालत में हैं। फिर ये भी है कि इस दौरान हमें एक तरफ हिंदुस्तान जैसे साइज़ में और ताकत में और वसाइल में बड़े दुश्मन का सामना था, और मगरिबी सरहद पे भी हमें चैलेंजेस का सामना था। इसके बावजूद जो है पाकिस्तान ने न सिर्फ ये कि सर्वाइव किया, बल्कि आज पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का वाहिद एटमी ताकत है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सियासी क़ियादत बहुत लेट ही सही, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने पे वो मुत्तफ़िक़ हो गई, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है और उस पे पाकिस्तान जैसे डाइवर्स सोसाइटी के लोगों को मुत्तफ़िक़ कराना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जो हमारे लिए सबसे बड़ी जो निदामत वाली चीज़ें हैं कि जमहूरी तरीके से
एक जमहूरियत पसंद लीडर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में बनने वाले मुल्क में बार बार जमहूरियत को डिरेल किया गया और पाकिस्तान में मार्शल लॉ या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लगाई गई। सबसे बड़ी शर्म की बात हमारे लिए ये है। फिर इसी तरीके से कई मरतबा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड किया गया। तो दूसरी बड़ी नदामत वाली बात हमारे लिए वो है। और एक बहुत बड़ी नदामत का बायस हमारे लिए ये चीज़ है कि पाकिस्तान, जो कि यहाँ के लोग टॉलरेंस के लिए, बर्दाश्त के लिए, कुशाददिली के लिए मशहूर थे, तो उनको हमने मज़हबी बुनियादों पे पहले और अब सियासी बुनियादों पे एक पोलराइज्ड माशरे में बदल दिया। और पाकिस्तान, जिसकी पहचान पहले उसकी डाइवर्सिटी थी, बदकिस्मती से इस वक्त पाकिस्तान दुनिया की नज़रों में मज़हबी इंतहा पसंदी का और या फिर अब पॉलिटिकल पोलराइजेशन का गढ़ समझा जाता है। तो ये चीज़ें हमारे लिए नदामत का बायस हैं। मजहबी इंतहा पसंदी और पॉलिटिकल पोलराइजेशन, मेरे ख्याल में इस टॉपिक के ऊपर ओरिया मकबूल जान साहब भी बड़ा अच्छा तजिया दे सकते हैं। ओरिया मकबूल जान साहब जो हैं वो एक सिविल सर्वेंट भी रह चुके हैं, बलूचिस्तान के अंदर भी सर्व कर चुके हैं और बड़ी गहरी निगाह रखते हैं, अपना प्रोग्राम भी कंडक्ट करते हैं। ओरिया साहब, आप किस तरह देखते हैं सर, कायद-ए-आज़म का जो विजन था, जो ख्वाब था इल्लामा इकबाल का, वो उसके कितना करीब पहुँच सके? क्या 75 साल में इस सिलसिले में क्या जो कुछ भी हमने अचीव किया है काबिल फ़ख्र है सर, या आपके ख्याल में जो भी अचीवमेंट्स रही वो शर्मिंदगी का बायस बनी? मुझे अपने 75 सालों पे कभी कुछ शर्मिंदगी नहीं हुई। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब मैं अपने 22 करोड़ अवाम को, भारत के अंदर रह जाने वाले 25 करोड़ अवाम से मुआवजा करता हूँ उनका, तो मुझे बहुत फ़ख्र होता है। मैं आज़ाद हूँ, मैं ख़ुद मुख्तार हूँ, मैं एक शानदार ज़िंदगी गुजार रहा हूँ और मुझ पर किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है। मैं बहुत बेहतर हूँ। मैं उस 1947 के पाकिस्तान से, जिसके अंदर सिर्फ 3 कारखाने थे और जिसके अंदर तकरीबन 3000 पे एक डॉक्टर था और जिसके अंदर ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ आसाइश मौजूद नहीं थी, मैं एक बेहतर पाकिस्तान में जिंदा हूँ। बिल्कुल ठीक है। ओरिया साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, दीगर भी हमारे जो मेहमान हैं वो हमारे साथ ही होंगे। नाज़रीन, ये तो कुछ हद तक बात हुई पिछले 75 साल की, लेकिन अगले 75 साल पाकिस्तान के कैसे होने चाहिए, आज की मौजूदा रियलिस्टिक सिचुएशन को देखते हुए कैसे होने चाहिए, अपने मेहमानों के सामने ये सवाल भी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के पिछले 75 साल की। अब कुछ आगे की मुस्तकबिल की बात करते हैं। अगले 75 साल आखिर कैसे होने चाहिए, कैसे होंगे, क्या प्रेडिक्शंस करते हैं हमारे तमाम मेहमान, इसके ऊपर ज़रा कुछ बात करते हैं। मैं सबसे पहले जाना चाहूँगा उस ऐसे घराने की तरफ जिसने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था। जस्टिस रिटायर्ड नासरा इकबाल साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है। नासरा इकबाल साहिबा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान का विजन था, पाकिस्तान का ख्वाब था, वो तो इल्लामा इकबाल ने देखा था। आप क्या देखती हैं अगले 75 साल पाकिस्तान के कैसे होंगे? अगर तो हमारे नौजवानों को मौका मिले, और 64% आबादी वही है और बड़े पुरजोश हैं और कुछ करना भी चाहते हैं, तो फिर तो इंशाल्लाह हम बहुत तरक्की करेंगे। लेकिन अगर यही जो इस वक्त इक़्तिदार में है ये चिपके रहें अपने ओहदों के साथ, तो फिर बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जो 3 चीज़ें जिनसे कायद-ए-आज़म ने हमें पहले ही खबरदार किया था, वो थी मौरूसियत, और यहाँ देखें मौरूसियत हर चीज़ में, और फिर रिश्वत। यही लोग खाते पीते ये समझते हैं कि रिश्वत के बग़ैर हम कामयाब नहीं हो सकते। और ये जो जलसे रोज़ हो रहे हैं और ये पाकिस्तान की आज़ादी का जो जश्न हो रहा है, अरबों रुपए तो इस पर खर्च हो रहे हैं। इसके बजाय लोगों को अगर एक वक्त का खाना मिले तो वो बेहतर होगा। हर बंदा अगर ऐसे सोच लेना, तो फिर ये जो कुछ ज़लालत उठाते हैं ना रिश्वत देने और लेने की, ये लानत हमारे माशरे से चली जाए। और जब ये चली जाएगी तो इंशाल्लाह फिर हमारे सामने रास्ते सब खुले। तलत साहब, आपसे राय जानना चाहूँगा सर। पिछले 75 साल के हवाले से तो आप ये फरमा रहे थे कि बहुत सी कामयाबियाँ भी हैं, नाकामियाँ भी हैं, लेकिन अगले 75 साल के हवाले से किस तरह देखते हैं, क्या प्रेडिक्शन देंगे, कहाँ जाएगा पाकिस्तान?
देखिए मंसूर, आप बेहतर समझते हैं जो मॉडर्न टर्न अराउंड टाइम है जिसको कहते हैं कि ममालिक की किस्मतों के अंदर तब्दीली लाने का जो टाइम पीरियड है वो 25 साल कहा जाता है। आपने मईशत को भी तब्दील कर सकते हैं, आप माशरत को भी तब्दील कर सकते हैं। यानी 25 साल से मुराद ये है कि आपको एक जनरेशन चाहिए मुसलसल काम की ताकि आपकी ज़िंदगी तब्दील हो। सो 25 साल जो है मेरे ख्याल में तब्दीली की बुनियाद है। लेकिन 25 साल को शुरू भी तो कभी होना है ना। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि 25 साल हमने कह दिया तो 25 साल के बाद हम चेंज हो जाएंगे। 25 साल का आगाज़ जो है वो हमसे नहीं हो पा रहा। मुसलसल 25 साल का आगाज़ जो है हमें चाहिए, और वो आगाज़ अगर हम आज कर देंगे तो आज से 25 साल बाद जो है वो पाकिस्तान की किस्मत तब्दील हुई होगी, आबादी कम होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, HR बेहतर होगा, तालीम बेहतर होगी, लोगों की सेहत बेहतर होगी, निज़ाम बेहतर बना होगा। लेकिन एक जनरेशन को जो है वो कुर्बानी देनी पड़ेगी और विजन डेवलप करना पड़ेगा 25 ईयर्स का। अगर आपने नहीं किया, जो कि फ़िलहाल तो हमें हालात ऐसे लगते नहीं हैं, अगर नहीं किया तो अगले 75 साल पिछले 75 साल से भी बुरे होंगे। ये तलत साहब जो आपने 25 साल की बात की, हसन निसार साहब से मैं इस सिलसिले में पूछना चाहूँगा। हसन निसार साहब, इमरान खान साहब ने एक नए पाकिस्तान का जो है वो एक कॉन्सेप्ट दिया और कई लोगों ने यही समझा कि अब ये टर्न अराउंड जो है वो आने लगा है। मेरे ख्याल में तलत साहब उसी की तरफ इशारा कर रहे थे कि एक टर्न अराउंड आने की ज़रूरत है, लेकिन उस 25 साल का आगाज़ तो हो। सर, आप किस तरह देखते हैं? हमने पिछले 75 साल की तो बात की थी, लेकिन अगले 75 साल को आप किस तरह देखते हैं? बुनियादी और जौहरी तब्दीलियां न की गई तो बद से बदतर, जैसा 75 साल जैसे गुजरे हैं वैसे ही आइंदा गुजरेंगे। अच्छा, जावेद चौधरी साहब, आपसे सर पूछना चाहूँगा, पिछले 75 के हवाले से तो आप ये फरमा रहे थे कि वहाँ पे भी कई जगहों पे कामयाबियाँ भी मिली, मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे सिस्टम्स भी जो हैं वो एक्सपेरिमेंट किए गए पाकिस्तान के अंदर। ये आपने पिछले 75 साल के हवाले से कहा था। सर, अगले 75 साल के अंदर भी ये सिस्टम्स की एक्सपेरिमेंटेशन इसी तरह ही चलेगी? किस तरह देख रहे हैं अगले 75 साल को आप? पाकिस्तान ने अगर अगले 75 बरस अच्छे गुजारने हैं तो हमने कुछ फैसले करने होंगे, और अगर हम वो फैसले कर लेंगे तो हम तरक्की की शाहराह पे आ जाएंगे और अल्टीमेटली हम अगले 10, 15, 20 वर्षों में दुनिया की 10 बड़ी ताकतों में शामिल हो सकते हैं। अब फैसले क्या हैं? एक तो हमें चार्टर ऑफ इकॉनमी करना पड़ेगा। हमें यह फैसला करना होगा कि पाकिस्तान में कारोबार ठीक है या कारोबार बुरा है, और क्या हमारी हुकूमतों के बदलने से हमारी इकॉनमी के जो ग्रोथ है क्या उसको तब्दील हो जाना चाहिए, उसकी फ़िलासफ़ी बदलनी चाहिए। हमने ये फैसला करना है। अगर हमने ये फैसला कर लिया तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान से तरक्की ज़्यादा दूर नहीं। दूसरा, हमने ये फैसला करना है कि पाकिस्तान में असल ताकत किसके पास है। क्या वो ताकत पार्लियामेंट के पास होनी चाहिए? क्या वो ताकत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास होनी चाहिए? क्या वो ताकत अफवाज पाकिस्तान के पास होनी चाहिए, या फिर वो ताकत आवाम के पास होनी चाहिए? और अगर हमने ये 4 फैसले मेन ना किए तो फिर मुझे पाकिस्तान के हालात मखदूश होते हुए नज़र आते हैं। लिहाजा अगले 75 साल का फैसला हमारे अगले 2 साल करेंगे, जिसमें हम ये फैसला करेंगे कि क्या हमने तरक्की की शाहराह पे चलना है या फिर हमने पस्ती की शाहराह पे चलना है। जावेद चौधरी साहब, 4 मुख्तलिफ फैसलों की आपने बात की कि वो फैसले बहुत ज़रूरी हैं पाकिस्तान की तरक्की के लिए अगले 75 साल। सलीम साफ़ी साहब, मैं सर ये आपसे जानना चाहूँगा, पाकिस्तान ने अगर पिछले 20-25 साल की अगर हम बात करें तो बड़े टर्बुलेंट किस्म के सर उन्होंने पाकिस्तान ने टाइम्स देखे हैं। कभी यहाँ पे एक निज़ाम चला, कभी यहाँ पे मार्शल लॉ और जमहूरी निज़ाम का हमने एक मिक्सचर भी देखा। उसके बाद मुख्तलिफ इलेक्शंस भी होते रहे। इस तरह भी हुआ कि एक मुंतखब वज़ीर आज़म जो है अपना टेन्योर नहीं पूरा कर सका, उसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ गई। सियासी लेग पुलिंग का सिलसिला जारी है। किस तरह देख रहे हैं सर अगले 75 साल को? आप किस तरह देख रहे हैं? क्या यही सब कुछ चलेगा? मैं तो एक तो ये है कि बेइज्जत मुसलमान, मेरा ये उम्मीद है, क्योंकि मुसलमान कभी भी मायूस नहीं होता, कि इंशाअल्लाह ताला हम अगर पिछले सालों में कई चैलेंजेस आए भी और उससे हम अगर सुरखरू हो के निकले तो आइंदा भी हम आने वाले चैलेंजेस से सुरखरू हो जाएंगे। चैलेंजेस इस वक्त बहुत हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने के लिए और उससे फ़ायदा उठाने के लिए पहली शर्त तो ये है कि हम आइन की रूह पे हर इदारा अमल करे, हर फ़र्द अमल करे, और दूसरा ये कि हम अपनी तवज्जो वो ये मुग़ल्लज़ात और सियासी मुनाफरत और इसकी बजाय हम तालीम और सोसाइटी के
अखलाकी तामीर की तरफ मबजूल करा दें। साफ़ी साहब ने अखलाकी तामीर की बात की। सोसाइटी की अखलाकी तामीर बहुत ज़रूरी है और इसके लिए क़वानीन होना और क़ानून जो है वो अपना रास्ता इख्तियार करे, ये बहुत ज़रूरी है। अगर सोसाइटी के अंदर बैलेंस होना चाहिए। मेरे ख्याल में मुनीब फ़ारूक साहब इसके ऊपर बड़ा अच्छा तज्ज़िया दे सकते हैं, क्योंकि मुनीब साहब का ताल्लुक जो है वो एक बतौर एक कानून के तालिब इल्म के भी हम उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। मुनीब साहब, ज़ाहिरी बात है कानून की हुक्मरानी होगी तो सोसाइटी तरक्की करेगी और मुल्क तरक्की करेगा। आप किस तरह देखते हैं सर, अगले 75 साल क्या बेहतरी आएगी? रियलिस्टिकली आप किस तरह देख रहे हैं इसको? देखिए, आइंदा 75 बरस तो खैर एक बड़ा लंबा अरसा है। ये शायद क्लीशे है, लोग ये कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान को अगर दुरुस्त होना है तो अगले 15-20 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपनी पिछले 75 साल की गलतियों को मज़ीद दोहराते रहेंगे और नए नए तजर्बात करते रहेंगे, सियासी जमातें, सियासी लीडर्स को नई नई क़ियादत को मैन्युफैक्चर करते रहेंगे, तो फिर मैं नहीं समझता कि हम कुछ तरक्की कर पाएंगे। इसलिए कि आप तरक्की उस वक्त कर सकते हैं, आप आगे उस वक्त बढ़ सकते हैं जब आपको आज के मसाइल और अपनी की हुई गलतियों का एहसास हो। एहसास बड़ा ज़रूरी है कि गलती का एहसास होना चाहिए, और मेरे ख्याल में किसी को भी उसकी गलती का एहसास दिलाने का सबसे अच्छा काम इरशाद भट्टी साहब करते हैं। भट्टी साहब, माजी की तो चले गलतियां हमने डिस्कस कर ली हैं ऑलरेडी कि काफ़ी गलतियां थी, हमसे माजी में भी हुई हैं। अगले 75 साल में भी आप कुछ देखते हैं गलतियां होंगी? अगले 75 साल किस तरह देख रहे हैं आप? दुआ तो यही है कि आइंदा 75 सालों में मुझे नहीं लगता कि हम जो आज सारे बैठे हैं, अल्लाह सब की लंबी ज़िंदगी करे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम सारे मौजूद होंगे। तो अगर हमारी अगली नस्ल होगी या उससे अगली होगी, तो दुआ तो यही है कि हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए कुछ अच्छा करके जाएं। अल्लाह करे कि जब 75 साल गुज़र चुके हों तो हमें मेरा मुल्क काबिल फ़ख्र हो और मेरे मुल्क की इज़्ज़त हो और मेरी जो नस्ल उस वक्त रह रही हो वो खुशहाल हो। इंशाअल्लाह ताला आप जैसी दुआ कर रहे हैं, अल्लाह करे आपकी ये दुआ ज़रूर कबूल हो। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद अपने तमाम तज्ज़ियाकारों के सामने, अपने मेहमानों के सामने एक और सवाल भी रखेंगे कि इस मुल्क को खुशहाल बनाने के लिए और एक मिसाली मुआशरा बनाने के लिए कौन कौन से फ़ौरी इक़दाम, आज की अगर हम बात करें, कौन से फ़ौरी इक़दाम करने की ज़रूरत है, ये सवाल पूछते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। हम बात कर रहे थे पिछले 75 सालों की और आने वाले 75 साल कैसे होंगे। अब अगर आज की बात करें, हाल की बात करें, तो क्या इक़दाम किए जाने चाहिए कि पाकिस्तान खुशहाली के रास्ते के ऊपर गामजन हो सके, मुल्क तरक्की करना शुरू करे? तलत साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप फौरी तौर पर अगर इक़दाम करने हो तो वो कौन से फौरी इक़दाम किए जा सकते हैं? 4, आबादी के ऊपर कंट्रोल डिसाइसिवली, तालीम मुकम्मल तौर पर ओवरहॉल करनी, हेल्थ सेक्टर को मुकम्मल तौर पर रिफॉर्म करना है और लोगों की सेहत को बेहतर बनाना है, जिसके अंदर पानी से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो भी आपने एड्रेस करने हैं, और सबसे आखिर में कचहरी। अगर ये 4 काम नहीं किए तो पाकिस्तान की हालत तब्दील नहीं होगी। अगर ये 4 काम किए, और जिन ममालिक ने किए हैं, अबेंडेंट एविडेंस मौजूद है एम्पिरिकल, उनकी किस्मत तब्दील होगी। तो बेसिकली 4 मुख्तलिफ इक़दाम का आपने तज़किरा किया। जावेद चौधरी साहब, यही सवाल सर मैं आपसे करना चाहूँगा, आपकी नज़र में आज का जो नौजवान है, क्योंकि ज़ाहिर बात है इरशाद भट्टी साहब जिस तरह ब्रेक से पहले ये फरमा रहे थे कि अगले 75 साल तो शायद हम इस दुनिया में ही ना रहें, लेकिन आज का जो नौजवान है उसको क्या तजवीज़ दी जा सकती है? क्या उसे क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है, फ़ौरी इक़दाम, जिससे पाकिस्तान तरक्की करना शुरू करे? जो मेन इकदाम है वो ये है कि हमें एक ट्रेंड नेशन बनना है। तो पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इंजीनियर के पास चले जाएं, उससे इंजीनियरिंग का काम नहीं आता, डॉक्टर के पास चले जाएं, वो आपका पेट फाड़ के बैठ जाता है, समझ नहीं आती कि उसको सीना कैसे। आप ड्राइवर अगर रख लें, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होगा लेकिन उसे गाड़ी चलानी नहीं आती। तो पाकिस्तान एक गैर तबीयत याफ्ता मुल्क है। मेरा ख्याल ये है कि अगर हम इस मुल्क को तरक्की याफ्ता और खुशहाल और मिसाली बनाना चाहते हैं तो फिर जर्मनी की तरह हमें यह फैसला करना होगा कि पाकिस्तान का हर शहरी किसी न किसी एक हुनर से पूरी तरह वाकिफ होगा। 22 करोड़ लोग जब हुनरमंद हो जाएंगे, पाकिस्तान खुशहाल भी हो जाएगा, मिसाली भी हो जाएगा और तरक्की याफ्ता भी। आपने चॉइस ऑफ हुनर की बात की, तो जो हम में से मेरे ख्याल में एक बहुत हुनरमंद शख्सियत है वो है मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, जो डिप्लोमेट भी रहे हैं, फॉरेन अफेयर्स के हवाले से भी बहुत हुनर रखते हैं, सहाफ़ी भी रहे, सियासत के अंदर भी अपना हुनर जानते हैं। मुशाहिद साहब, आप किस तरह देख रहे हैं, कौन से ऐसे फौरी इक़दाम की सर ज़रूरत है आपकी नज़र में
जिससे पाकिस्तान जो है वो अब तरक्की करना शुरू करे और खुशहाली के रास्ते पे चलना शुरू करे? सबसे बुनियादी बात है, सबसे नंबर 1 तरजीह है ह्यूमन सिक्योरिटी, अवाम की खुशहाली, अवाम की ज़िंदगी में बेहतरी, और उसकी बुनियाद नंबर 1 तालीम, नंबर 2 हेल्थ एंड पॉपुलेशन, और तीसरी बात एक रूल्स ऑफ द गेम नहीं है हमारे यहाँ। और यही बुनियादी वजह है जिसकी वजह से फिर फौजी मुदाखलत होती है। हम कहते हैं कि इक़्तिदार आने का रास्ता पिंडी के ज़रिए है और आप उनकी मदद लेते हैं, और जब वो आपकी मदद लेते हैं तो आप उनका इन्हिसार होता है, उन पर इन्हिसार होता है तो जब वो चाहें आपकी छुट्टी भी कर देते हैं, फिर आप बहुत नाराज़ हो जाते हैं। और आखिरी बात मैं कहूँगा, और ये क़यादत पर है, जो भी क़यादत है चाहे वो सियासी है या गैर सियासी है, अपने अवाम से झूठ बोलना और मुनाफिकत ये ख़त्म करें। और तालीम के बारे में कायदे आज़म ने फरमाया था, अगर तालीम नहीं तो अंधेरा है, और अगर तालीम है तो रोशनी है। पाकिस्तान जिंदाबाद। तालीम की आपने चूँकि बात की, हसन निसार साहब आप किस तरह देखते हैं सर, क्या करने की ज़रूरत है? क्योंकि कई नौजवान हैं जो आपको सुनते हैं, आपसे इंस्पायर होते हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्या फौरी इक़दामात फ़िलहाल पाकिस्तान के अंदर करने की ज़रूरत है कि मुल्क तरक्की करना शुरू करे? पहला कदम क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन, आखिरी कदम पॉपुलेशन मैनेजमेंट। इन दो के दरमियान बहुत कुछ करना ज़रूरी है, लेकिन इन दो के बगैर तमाम तर इक़दामात सिफर समझें, गरज जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हसन निसार साहब, मुजीबुर रहमान शामी साहब आपका, और दीगर तमाम मेहमान तलत हुसैन साहब, जावेद चौई साहब, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, सलीम साफ़ी साहब, ओरिया मकबूल जान और मुनीफ फारूक साहब, आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आखिर में आपने जो मेरे सीनियर्स थे सारे, आपने उनकी तो गुफ्तगू सुनी, मैं सिर्फ एक छोटा सा पैगाम आखिर में देना चाहूँगा। मैं ये समझता हूँ कि अगर आज मुल्क ने तरक्की करनी है तो एक पॉइंट जो है वो जो सबसे ज़रूरी है, दीगर पॉइंट्स भी बहुत ज़रूरी हैं जो हमारे मेहमानों ने बताया, लेकिन एक पॉइंट जो बहुत ज़रूरी है वो लफ्ज़ है को एग्जिस्टेंस। सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर तमाम लोगों को इस बात का एहसास करने की ज़रूरत है कि हमने को एग्जिस्ट करना है, यानी हमने सब ने इकट्ठे चलना है। ना सियासी जमातें हमें हमारे दरमियान तफरीक ला सकती हैं, ना मजहबी बुनियादों के अंदर हमारे अंदर तफरीक आ सकती है। हम ग्रोहों में, मुख्तलिफ ग्रुप्स में हम नहीं बढ़ सकते। हमें चाहे सियासी तौर पे किसी से इख्तलाफ हो या मुआशी तौर पे किसी से कोई इख्तलाफ हो, लेकिन चलना फिर भी हमने सब ने इकट्ठे ही है, क्योंकि ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ख्वाब यही था कि हम ना ग्रुपों में बढ़ सकते हैं, ना सुबाइयत में बढ़ सकते हैं, ना लसानियत के अंदर बढ़ सकते हैं, हम सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी बन के रह सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।